नमस्कार, मेरा नाम है नील। दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है। आज का संपादकीय द हिंदू अखबार से टीटी राम मोहन साहब ने लिखा है। हिंदू अखबार में विभिन्न विषयों पे, मुख्यतः आर्थिक विषयों पर लेख लिखते रहते हैं। आज का संपादकीय किस विषय पर है? हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कुछ समस्याएं उभर कर आई हैं। सुख की बात यह है कि कोई फ्रॉड उभर कर नहीं आया है, लेकिन जो वहाँ का मैनेजमेंट है, जो गवर्नेंस है, उससे जुड़ी कुछ समस्याएं हैं। हमारे लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है, ये जीएस पेपर 4 एथिक्स के लिहाज से समझना महत्वपूर्ण है। किसी भी संस्था, विशेषकर अगर कॉर्पोरेट संस्था है, तो उसको चलाया किस तरीके से जा रहा है, मैनेज किस तरीके से किए जा रहा है, ये जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो कॉर्पोरेट सिस्टम जिस तरीके से चल रहा होता है, उसका असर केवल उस कंपनी तक महदूद नहीं रहता। खास तौर पर अगर वो कॉर्पोरेट संस्था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसी एक बड़ी संस्था हो। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इट वाज फाउंडेड इन 1992। इसकी स्थापना 1992 में हुई। दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस में इसकी गिनती होती है। सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज ये नहीं है, वो भारत में है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 1875 के लगभग उसकी स्थापना हुई थी। ये नया है, लेकिन ये बहुत बड़ा माना जाता है। आप अक्सर सुनते रहते होंगे कि निफ्टी में गिरावट आई, सेंसेक्स ने उछाल भरी। तो जो निफ्टी है, उसका मतलब होता है कि इसी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जो शीर्ष 50 स्टॉक हैं, उनके आधार पर कहा जाता है निफ्टी। इसी तरीके से एक शब्द आपने सुना होगा, सेंसेक्स। ये आम बोलचाल भाषा का शब्द हो गया है। इसका मतलब क्या होता है? जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स लिस्टेड हैं टॉप कंपनीज के, उनके चलन के आधार पर कहा जाता है कि सेंसेक्स ने उछाल भरी या सेंसेक्स में गिरावट आई। तो सेंसेक्स किससे जुड़ा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। निफ्टी किससे जुड़ा है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से। शीर्ष संस्थाएं हैं, इनके आधार पर भी जो कॉर्पोरेट जगत है, उसमें जो भारत की साख है, वो इनके आधार पर भी है कि यहाँ कितने वॉल्यूम में ट्रेडिंग होती है, यानी शेयरों का, प्रतिभूतियों का आदान प्रदान होता है, बिजनेस होता है, क्रय विक्रय होता है। तो ऐसी संस्थाओं में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इस लिहाज से भी और महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये केवल उस संस्था के चलने या उसकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की बात नहीं है, ये पूरे देश की साख से भी जुड़ा मुद्दा है। साख पर सवाल क्यों उठे, एक ब्रॉड चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद बिंदुवार चर्चा शुरू करेंगे। तो सवाल इसलिए उठे क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो मैनेजिंग डायरेक्टर थी चित्रा रामकृष्णा साहिबा, उन पर कुछ आरोप लगे कि उन्होंने एक तो कुछ ऐसा अपॉइंटमेंट किए थे बड़े इंपॉर्टेंट जगहों पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, जिनको सही प्रोसीजर को फॉलो करते हुए नहीं किया गया था। ठीक है, अपॉइंटमेंट किया, उसके बाद जिस व्यक्ति का अपॉइंटमेंट किया उसको तमाम जो सेट रूल्स एंड पॉलिसीज थे, उनके खिलाफ जाके ना सिर्फ सैलरी दी गई, बल्कि आरोप ये भी है रामकृष्णा साहिबा पर कि उन्होंने कई सूचनाएं एक योगी को या एक योगी के कहने पर फॉलो की, ऐसा उन्होंने अपना बयान दिया है, ऐसा जांच रिपोर्ट में लिखा गया है। तो दिक्कत क्या हुई है कि ना सिर्फ कुछ गोपनीय सूचनाएं लीक होने का खतरा रहा, हालांकि इसकी वजह से कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, ये सामने नहीं आया है, लेकिन साख पर एक पट्टा तो लगा ही है। तो ये मसला था। तो उसके आधार पर संपादकीय बताता है कि इससे किस प्रकार का नुकसान हुआ है या नुकसान होता है जब भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। उसके बाद कहा गया है कि किस प्रकार से ये मैनेजरियल रॉन्ग डूइंग है। जिन लोग को मैनेजमेंट का काम दिया गया, व्यवस्था संभालने का काम दिया गया, उस व्यवस्था चलाने वाले क्रम में कुछ समस्याएं हैं। इसी वजह से ये व्यवस्था चलाने वाले ये गलतियां या ये समस्याएं पैदा कर पाए। उसके बाद वो कहते हैं कि लेकिन बात व्यक्तियों की नहीं है, बात केवल चित्रा रामकृष्णा साहिबा तक महदूद नहीं है, या उन्होंने जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया सुब्रमण्यम साहब, बात उनकी भी नहीं है। बात है कि इस पूरी सिस्टम में कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ढांचागत समस्याएं हैं। और वो ढांचागत समस्याएं क्या हैं? फिर संपादकीय बताता है कि उन ढांचागत समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है और क्यों इनको दूर किया जाना जरूरी है। तो ये हो गया ब्रॉड आउटलुक। बिंदुवार चर्चा शुरू करते हैं। तो पिछले 10 दिनों में लगातार ये चर्चा बनी रही। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज खबरों में छाया रहा। क्यों? क्योंकि चित्रा रामकृष्णा साहिबा, जो कि वहां की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी, उन पर आरोप लगा कि वो जो दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस में से
एक की सर्वे सर्वा थी एक प्रकार से, उन्होंने कुछ अनैतिक कार्य किए हैं मैनेजमेंट के स्तर पर। उसके बाद डैमेज इज ह्यूज, जो नुकसान हुआ वो बड़ा नुकसान हुआ। कैसे? सेबी के जो बोर्ड मेंबर हैं, यहाँ पर सेबी की बात भी कर ले, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये नियामक संस्था है प्रतिभूतियों के क्षेत्र में, और स्टॉक एक्सचेंज इस तरह के जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं इन पर निगरानी का कार्य इसका है। जैसे आरबीआई बैंकों के ऊपर निगरानी करता है, वैसे ही सेबी इन मार्केट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर निगरानी करता है। ये भी हमेशा से नहीं था, इसकी स्थापना भी 92 से हुई, 1992 में इसकी स्थापना हुई। कई इस तरह के घोटाले हो चुके थे, उनकी रोकथाम के लिए, एक पारदर्शिता लाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। घोटाले इसके बाद भी हुए हैं कुछ, लेकिन माना जाता है कि सेबी की स्थापना बहुत तरह के सुधारों की शुरुआत थी। तो पिछले 3 दशकों ने कई सुधार देखे हैं स्टॉक एक्सचेंज के इकोसिस्टम में, वहाँ की पारिस्थितिकी में, उनमें से एक सेबी था। तो सेबी ने जो अपनी जांच की, उसके बोर्ड मेंबर अनंत बरुआ ने कहा है कि जो चित्रा रामकृष्णा साहिबा हैं, उन्होंने जो कुछ इन्फॉर्मेशन एक योगी को दी, जो कि कहीं हिमालय में बैठा है, या योगी के इशारे पर कुछ डिसीजन लिए। इस बात में खतरा क्यों नहीं है? वो मजाक में कहते हैं कि हमारी गाइडलाइंस में इस बारे में कुछ लिखा ही नहीं है कि आप स्पिरिचुअल फोर्स यानी कि किसी दैवीय शक्ति से प्रभावित होकर कुछ कर सकते हैं या नहीं। ये तो लिखा है कि आप किसी के अनैतिक या किसी मार्केट फोर्स के दबाव में आकर या किसी लालच में आकर कोई कार्य नहीं कर सकते। ये मामला थोड़ा नया सा है। लेकिन बाजार की बात इतर, बरुआ साहब कहते हैं कि भले ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कोई फाइनेंशियल कॉस्ट, कोई मौद्रिक नुकसान नहीं हुआ, कोई वाणिज्यिक नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की साख को और भारत के कैपिटल मार्केट को, भारत के प्रतिभूति बाजार को, भारत के पूंजी बाजार को जो नुकसान हुआ है, दुनिया भर के निवेशक इस बात से थोड़ा संशय महसूस करेंगे कि भारत के कैपिटल मार्केट के जो सर्वे सर्वा हैं वो इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं। तो ये नुकसान उस स्तर पर हुआ है और किसी छोटे फाइनेंशियल नुकसान के मुकाबले ये कहीं बड़ा नुकसान है। उसके बाद ये जो कॉन्फिडेंशियल जानकारियां थी, इनको बाहर लीक करना एक बड़ा सीरियस लैप्स था रामकृष्णा साहिबा के स्तर पर। इसके अलावा दूसरा लैप्स क्या था? उन्होंने एक व्यक्ति आनंद सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया चीफ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर के पद पर, और इस पद पर उनको बहुत अधिक तनख्वाह पर अपॉइंट किया गया। उनकी तनख्वाहें बार बार बढ़ाई गई और उनको किसी भी प्रकार के, क्या कहा जाए, जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए उनको कंट्रोल में नहीं रखा गया। इसीलिए भले ही वो सेकंड इन कमांड की तरह काम करते थे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन उनको की मैनेजमेंट पर्सन नहीं कहा गया था। की मैनेजमेंट पर्सन उन लोगों को कहा जाता है जिनको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाती हैं, जिनको सेबी जैसी संस्थाओं में या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसी संस्थाओं में ये जिम्मेदारी वाला नाम दे दिया जाता है, की मैनेजमेंट पर्सन, एक महत्वपूर्ण पर्सन। अगर ये टेक्निकल पद उनके नाम के साथ जुड़ जाता है तो फिर वो कई तरह की रेगुलेशंस के दायरे में भी आ जाते हैं। बताना पड़ता है पारदर्शी तरीके से कि इनकी तनख्वाहें कितनी हैं, कितना इनको पेमेंट पूरा हो रहा है, किस आधार पर हो रहा है, ये सब। तो भले ही इनको जिम्मेदारियां बहुत सारी दे दी गई थी, लेकिन उनको किसी भी प्रकार के रेगुलेशन के अंदर नहीं रखा गया था। बहुत महत्वपूर्ण डिटेल वाली जानकारी नहीं है। जानना क्या है कि 2 समस्या आई, जानकारियां लीक हुई और ऐसे व्यक्तियों को अपॉइंट किया गया जिसको किसी आधार पर, किसी स्पष्ट आधार पर अपॉइंट नहीं किया गया था। ये 2 समस्याएं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की थी। इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं आगे कि ये मैनेजेरियल मिसकंडक्ट है। ये किस आधार पर किस जगह पर समस्या है? व्यवस्थापन की समस्या है, और ये एक ग्लोबल फिनोमेना है, पूरी दुनिया में इस प्रकार का देखा जाता है। बड़ी समस्या ये है कि इन चीजों पर रोक लगाने के लिए ही एक बोर्ड का गठन होता है। एक बोर्ड होता है जिसमें कई लोग होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होते हैं, स्वतंत्र डायरेक्टर भी होते हैं, या स्वतंत्र निर्देशक भी होते हैं। इस बोर्ड पर ये जिम्मेदारी होती है कि जो बहुत की पोजीशंस पर बैठे लोग हैं, वो जो निर्णय ले रहे हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियमों के आधार पर ही ले रहे हैं या नहीं। अगर व्यक्ति चूकते हैं तो जो कलेक्टिव बोर्ड है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो संस्था को बचाने के लिए व्यक्ति से स्वतंत्र होकर कार्य करे, व्यक्ति से स्वतंत्र होकर निर्णय ले,
संपादकीय कहता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बोर्ड इस मामले में कमतर साबित हुआ है, सफल साबित नहीं हुआ है। बोर्ड ने कई तरह की गलतियां की। जब बोर्ड को मालूम चला कि सुब्रमण्यम जी का अपॉइंटमेंट हुआ है, गलत तरीके से हुआ है, तो उन्होंने इसकी चर्चा की, लेकिन इसके मिनट्स ना तो सार्वजनिक किए। सार्वजनिक क्यों किए जाने चाहिए? इसलिए भी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, उसमें लोगों का भी पैसा लगा हुआ है, और दूसरा वो जिस तरह का कार्य करती है वो सार्वजनिक हितों से भी जुड़ा हुआ है। तो पहली बात तो उन्होंने इसको डिस्कस किया, लेकिन इस डिस्कशन को सार्वजनिक नहीं किया कि ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है, ये कहते हुए उस पर कॉन्फिडेंशियल का डब्बा लगाकर उस रिपोर्ट को अंदर डाल दिया। दूसरा कि ये जानते हुए भी कि रामकृष्णा साहिबा ने कई गलतियां की हैं, ये वाली गलती भी और कॉन्फिडेंशियल जानकारी को लीक करने वाली, गोपनीय जानकारी को लीक करने वाली गलती भी, ये जानते हुए भी उनको साधारण रूप से रिजाइन करने दिया गया। उनकी तारीफों के पुल बांधे गए जब वो रिजाइन कर रही थी, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये भी दूसरी कमी है। आप बोलेंगे कि ठीक है, किसी ने अगर अच्छा काम किया है तो उसको फिर ऐसे जाने दिया जाना चाहिए। समस्या दूसरी है, संस्थान और व्यक्ति में संस्थान ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर ऐसी गलतियों पर लोगों को केवल जाने दिया जाएगा तो संस्थान मजबूत नहीं हो पाएंगे। भविष्य में भी इसी प्रकार की एक परंपरा बन जाएगी। परंपरा को तोड़ने के लिए या बेहतर परंपरा के निर्माण के लिए ज़रूरी है कि संस्थान में नियम कायदे फॉलो हों। बोर्ड का कार्य ही तो यही है, नहीं तो फिर तो अकेले रामकृष्णा साहिबा ही इसको चला सकती थी। एक अलग से बोर्ड बैठाया गया है, उनको मोटी तनख्वाहें दी जाती हैं, वो बड़े जिम्मेदार लोग हैं, बड़े प्रेस्टिजियस लोग हैं, उसका पूरा फायदा ही यही होता है कि संस्थान मजबूत बने। तो दूसरी समस्या ये थी। तीसरा ये कि पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर्स, देखिए कितना अच्छा नाम दिया गया है, जो बेसिकली ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, स्वतंत्र डायरेक्टर्स होते हैं। स्वतंत्र डायरेक्टर्स यानी कि उनका कंपनी से कोई सीधा ताल्लुक नहीं होता है, कंपनी में उनका स्टेक नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि उस कंपनी का कुछ हिस्सा उनके पास भी है और अगर कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी इसका सीधा असर उन पर नहीं होता है। उनको केवल तनख्वाहें मिलती हैं अपने काम के बदले, अपने निर्णय लेने के बदले। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर। वो वैसे डायरेक्टर जो जनहित के लिए कंपनी से जुड़े हैं, इनको अपॉइंट करना आवश्यक होता है। और ये कहा जाता है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि जिनका कंपनी में बड़ा बड़ा स्टेक है वो लोग वहां बैठे हैं, बट वो लोग जो मार्केट में शेयर खरीदते हैं उनका रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कंपनी के बोर्ड पे बैठा है? तो माना जाता है कि यही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यही पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर्स जो हैं वहां पे बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर फेल हुए, क्योंकि उन्होंने सेबी को, जिस संस्था की हमने बात की, जो नियामक संस्था है इस पूरे सेक्टर की, उसको इस बारे में, इन गतिविधियों के बारे में कोई बात नहीं बताई। तो हमने 3 कमियां देखी। क्या क्या कमियां हुई? कि पहली बात, कमी बोर्ड के लेवल पर हुई। बोर्ड को ये सब कुछ मालूम चलने के बावजूद बोर्ड ने इन सूचनाओं को सार्वजनिक नहीं किया। दूसरा, जो सीईओ और एमडी थी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। और तीसरी बात कि सेबी जो नियामक संस्था है उसको इस बारे में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में खास तौर पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने कुछ नहीं बताया। तो फिर ये 3 समस्याएं हमने जान ली। संपादकीय पूछता है कि ये सब कुछ हो कैसे गया, और हो गया तो इतने लंबे समय तक चलता कैसे रहा? इसका जवाब इस बात में छुपा है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है और बोर्ड रूम जो है उसका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत कुछ इस आधार पर माफ कर दिया जाता है कि जो कार्य करने वाला व्यक्ति है वो बहुत तेज तर्रार है, उसने कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, कुछ छोटी मोटी गलतियां कर भी दी तो उन गलतियों को सह लेना चाहिए और या उन गलतियों को माफ कर देना चाहिए। समतापूर्वक व्यवहार या न्याय की अवधारणा ऐसे मामलों में अक्सर बहुत बड़ा रोल नहीं निभाती है। तो इसलिए संपादकीय आगे बढ़ते हुए कहता है कि यह समस्या जो है वो ढांचागत है। ढांचागत है, देखते हैं कैसे। कहते हैं कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, हमने बोला कि इसकी स्थापना हुई 1992 में, सेबी की भी स्थापना, इस पूरे सेक्टर के नियमन के लिए स्थापना 1992 में। यानी कि ये सारी बॉडीज माना जाता है कि एक ऐसे क्रांति के युग में पैदा हुई जो सुधारों का काल था, एक प्रकार से क्रांति का काल था सुधारों को लेकर। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बहुत
धन उपार्जन करता है, बहुत धन कमाता है, क्योंकि हमने कहा भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के शीर्ष स्टॉक एक्सचेंजेस में है। तो ऐसे में यह आम धारणा बन गई कि जो सीईओ हैं वो बहुत बेहतर कार्य कर रही हैं और उनको अपनी टीम बनाने का अधिकार है, वो जिसको चाहें अपने कार्य के लिए अपॉइंट कर सकती हैं। लेकिन ये काम जो है ये आप किसी प्राइवेट सेक्टर की अपनी कंपनी में, छोटी कंपनी में कर रहे हैं तो चल जाएगा, लेकिन एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन में, हमने कहा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है ये मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर का, मार्केट की अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण अंग है। ऐसी कंपनीज में तो इस प्रकार का तर्क भी, जो वैसे भी थोड़ा दोयम दर्जे का तर्क है, यहाँ पर तो वो तर्क बिल्कुल भी काम नहीं करता। इस बोर्ड को समझना होगा कि यहाँ पर बिल्कुल भी मार्जिन ऑफ एरर, मतलब कि गलती का कोई स्कोप नहीं है। ऐसी कंपनी में अगर इस कंपनी पे कोई साख पर बट्टा लगता है तो पूरे मार्केट की और पूरे भारत की साख पर बट्टा लगता है। तो ऐसे में विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए था। जहां तक बात आती है कि हम कह रहे थे कि ढांचागत समस्या है, तो समस्या इसलिए है कि भले ही इस बात पर सैकड़ों किताबें आ गई, लेख छप गए अखबारों में पिछले 4 दशकों में, लेकिन ये समस्या बनी हुई है। क्यों? समस्या ये नहीं है कि बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो बहुत ही बड़े लोग नहीं हैं या बहुत जानकार लोग नहीं हैं, काबिल लोग नहीं हैं। संपादकीय कहता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड पर जो लोग हैं उनको आप सीवी उनका उठा के देखें, बहुत बड़े बड़े दिग्गज वहां पे बैठे हुए हैं। समस्या ये नहीं है, समस्या ढांचागत कैसे है कि बोर्ड मेंबर्स किस प्रकार से सेलेक्ट होते हैं। अब हम फिर से बिंदुवार चर्चा कर रहे हैं। पहले हमने 2 बातें देखी कि 2 समस्याएं क्या हैं इस पूरे मसले में, गलत तरह का अपॉइंटमेंट, सूचनाओं का लीक होना। फिर हमने देखा कि 3 बातें जो उभर कर आती हैं, 3 गलतियां जो उभर कर आती हैं, कि बोर्ड को पता भी था तो उसने गोपनीय रखा, सेबी तक बात नहीं पहुंचने दी, नियामक बोर्ड को कुछ नहीं बताया, ये हमने बातें देखी। अब हम आ रहे हैं कि ढांचागत समस्याएं क्या क्या हैं। पहली कि जिस प्रकार से बोर्ड के मेंबर सेलेक्ट होते हैं। दूसरी कि अगर कोई गलती पकड़ी जाती है तो पेनल्टी किसी पर नहीं लगती है, या लगती है तो किस पर लगती है। दूसरी समस्या ये है, देखते हैं कैसे। बोर्ड मेंबर जो चुने जाते हैं वो टॉप मैनेजमेंट द्वारा चुने जाते हैं। टॉप मैनेजमेंट जो व्यवस्था के शीर्ष पर होते हैं, अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें या भारत में अधिकतर कंपनियों की बात करें तो प्रमोटर द्वारा वो चुने जाते हैं। प्रमोटर यानी कि बेसिकली उस कंपनी को जिसने शुरू किया या कंपनी में जिसका बहुत बड़ा स्टेक है वही उसका प्रमोटर है, तो प्रमोटर द्वारा चुने जाते हैं। प्रमोटर भी क्या हो गया, टॉप मैनेजमेंट ही हो गया किसी कंपनी का। तो क्योंकि बोर्ड मेंबर उनके द्वारा चुने जाते हैं और बोर्ड मेंबर का जो पद होता है वो बहुत ल्यूक्रेटिव होता है, उसके साथ बहुत साधन संसाधन जुड़े होते हैं, बड़ी इज्जत जुड़ी होती है, मोटा पैसा भी जुड़ा होता है, तो बोर्ड मेंबर्स को ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि वो अपने मालिकों के खिलाफ ना जाएं, कंपनियों के मालिकों के खिलाफ ना जाएं किसी भी निर्णय पर। क्यों? क्योंकि उनको अपॉइंट ही कौन कर रहा है, कंपनी के मालिक या कंपनी के टॉप मैनेजमेंट ही कर रहे हैं। तो कंपनी का टॉप मैनेजमेंट अगर कोई गलती कर रहा है, जैसे इस क्षेत्र में कर रहा था, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो बोलेंगे कि आप कुछ गलती कर रहे हैं, जबकि इनका काम था ये बतौर डायरेक्टर, लेकिन अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर में गलती है, दिक्कत है। और अगर कोई मैनेजमेंट को चैलेंज कर दे तो फिर तय हो जाता है कि उस डायरेक्टर का जो कार्यकाल है उसको बढ़ाया नहीं जाएगा, रिन्यू नहीं किया जाएगा। उनका अपना एक फिक्स कार्यकाल होता है, उस कार्यकाल को रिन्यू नहीं किया जाएगा। दूसरा, आपके जो साथी डायरेक्टर हैं उस बोर्ड पर, वो भी आपसे खफा हो सकते हैं कि हम नहीं बोल रहे, तुम क्यों बोल रहे हो ज़्यादा, तो वो भी खफा हो सकते हैं। तो मार्केट में शब्द फैल सकता है कि ये जो डायरेक्टर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, ये जहाँ भी जाता है कुछ समस्या पैदा करता है, तो बाकी कंपनियां भी उस डायरेक्टर को लेने से गुरेज कर सकती हैं। तो ओवरऑल पूरा मामला ऐसा है कि जब तक चुप हैं तब तक सब ठीक हैं, जो बोलना शुरू करेगा वो खुद हाशिए पे चला जाएगा। ये हो गई वो ढांचागत समस्या जिसकी हम बात कर रहे थे। तो जब तक कि टॉप मैनेजमेंट ही सारे बोर्ड मेंबर्स को सेलेक्ट करता रहेगा, बहुत कम उम्मीद है कि मैनेजमेंट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से कोई चैलेंज मिल पाएगा किसी गलत निर्णय पर भी। तो क्या जरूरत है? हमें जरूरत है इसमें डाइवर्सिटी लाने की, कि सारे बोर्ड मेंबर्स एक ही व्यक्ति या एक टॉप मैनेजमेंट द्वारा ही अपॉइंटेड ना हो। और डिटेल में देखें संपादकीय क्या कहता है कि टॉप मैनेजमेंट को 50% से ज्यादा
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चुनने की, स्वतंत्र निर्देशक चुनने की छूट नहीं होने चाहिए। 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी का टॉप मैनेजमेंट चूज करे। इसके अलावा जो बचे हुए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं उनको बाकी के स्टेक होल्डर्स चूज करें, जैसे कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने उस कंपनी को लोन दे रखा है वो भी अपना एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भेजे, बैंक भी भेजे, जो छोटे छोटे शेयर होल्डर हैं वो भी आपस में सलाह मशवरा करके या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करके किसी भी तरह वो भी अपने एक प्रतिनिधि को भेजें, कुछ प्रतिनिधियों को भेजें। जो कंपनी के एम्प्लॉई हैं वो भी आपस में राय मशवरा करके वोटिंग करके किसी को भेजें। तो यानी कि फिर जो बोर्ड बैठेगा ऐसा नहीं होगा कि वो पूरी तरीके से जो टॉप मैनेजमेंट है उस पर आश्रित होगा। डायरेक्टली तो आश्रित नहीं, अभी भी नहीं होता, लेकिन वो इनडायरेक्टली आश्रित भी नहीं होगा, क्योंकि 50% हिस्सा ही केवल टॉप मैनेजमेंट से आ रहा होगा, बाकी लोग अलग अलग जगहों से आ रहे होंगे। तो फिर हमारे पास ये चांसेस होंगे, क्योंकि वो अपनी नौकरी के लिए आश्रित नहीं होंगे टॉप मैनेजमेंट पे, तो किसी गलती के होने पर वो टॉप मैनेजमेंट पर सवाल उठा सकेंगे। एक बार ये हो जाता है तो फिर उम्मीद है कि बोर्ड रूम के बदलाव में अंतर आएगा। संपादकीय कहता है कि संभावना है कि ऐसा फिर भी ना हो पाए। ये संभावना तो हमेशा रहेगी, लेकिन किसी भी सुधार को हम इसलिए नहीं रोक सकते ये जानते हुए भी कि कोई समस्या है, कि अगर समस्या है तो सुधार करना पड़ेगा। सुधार काम नहीं करेगा तो कुछ देखेंगे, लेकिन कम से कम इस कदम से एक थ्योरेटिकल संभावना तो बनेगी, कम से कम कागज पर तो ये संभावना बनेगी कि बोर्ड रूम अगर डाइवर्स है तो फिर बेहतर डिसीजन मेकिंग या बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो सकेगी। अब आते हैं दूसरी बात अकाउंटेबिलिटी पर। हमने कहा था कि दो इशू हैं। पहला इशू था कि ढांचागत समस्या, उसकी हमने चर्चा कर ली। दूसरा इशू क्या था कि अकाउंटेबिलिटी किसकी है और पेनल्टी अगर लगे तो किस पे लगे। तो बोर्ड मेंबर्स को अकाउंटेबल ठहराना होगा, केवल बोर्ड मेंबर्स की बात नहीं होगी। देखते हैं किस किस को पेनल्टी देनी चाहिए। संपादकीय क्या कह रहा है? संपादकीय कह रहा है कि एनएससी के केस में आरबीआई ने वाइस चेयरमैन साहब को, जो रवि नारायण है, उन पर पेनल्टी लगाई है। रवि नारायण साहब ने अपना पक्ष रखा है कि हम ही पे क्यों लगाई है, जब पूरा बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार था, पूरा बोर्ड साथ में इसके लिए जिम्मेदार था। लेकिन दिक्कत यह है कि रेगुलेटर जो हैं, जो नियामक संस्थाएं हैं, जैसे यहाँ पर सेबी है, कई बार डायरेक्टर्स के खिलाफ अगर कोई वाणिज्यिक या फ्रॉड का मसला हो जाता है तो डायरेक्टर्स पर पेनल्टी लगा देते हैं। लेकिन डायरेक्टर्स पर पेनल्टी ऐसे मसलों में कम ही लगाई जाती है, जैसे हालिया मसले में जब केवल कुछ नियम टूटे हों, तो नियमों के टूटने को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता। संपादकीय कहता है ये बदलना चाहिए, क्योंकि रेगुलेटर्स को उन सभी डायरेक्टर्स पर, उन सभी निर्देशकों पर पेनल्टी लगाई जानी चाहिए। किस तरह की पेनल्टी? उन पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी जाए कि आप बोर्ड मीटिंग में नहीं बैठ सकते, या फिर अगर और गंभीर मसला है तो उन पर जुर्माना लगाया जाए, पैसों का जुर्माना लगाया जाए, उनको बोर्ड से हटा दिया जाए, या फिर अगर बहुत गंभीर समस्या है जैसे इस बार हुई है तो उनको बोर्ड मेंबर्स में, उनको डायरेक्टरों के बोर्ड पर बैठने में हमेशा के लिए वर्जित कर दिया जाए, माना जाए कि वो इस काबिल नहीं है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर बैठ सकें। पर बात केवल निर्देशकों पर पेनल्टी लगाने से नहीं बनेगी। यहाँ पर संपादकीय कहता है कि जो रेगुलेटर हैं, जो नियामक संस्थाएं हैं, उनको खुद भी अकाउंटेबिलिटी दिखानी होगी। जो एनएससी का ये कांड हुआ है, इसमें सेबी से भी सवाल पूछे जाने चाहिए। भाई, सवाल ये है कि सेबी ने साइबर पुलिस की मदद क्यों नहीं ली, ये जानने के लिए आज तक कि वो योगी कौन है जिसका रिपोर्ट में जिक्र है कि ये योगी दूर बैठकर एनएससी की सीईओ को प्रभावित करता है। इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं दी गई। पुलिस की सहायता क्यों नहीं ली गई? सेबी से ये सारे सवाल भी तो पूछे जाने चाहिए। तो अंत में संपादकीय कहता है कि हमें सारे रेगुलेटर्स का, जितनी भी नियामक संस्थाएं हैं, इनको भी अकाउंटेबल ठहराना होगा। एक बोर्ड का गठन करना चाहिए, या हर साल या हर कुछ समय पर एक बोर्ड का गठन किया जाए जो इन नियामक संस्थाओं का ऑडिट करे, देखें कि इनके कार्य में तो कोई समस्या नहीं है और उनके ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार, जो उनके नीति निर्देशक तत्व हैं, जो उनके गाइडलाइंस हैं, उसके अनुसार वो कार्य कर रही हैं कि नहीं। और जो रेगुलेटर के मैकेनिज्म है कि किस प्रकार से रेगुलेटर अपनी जांच कर रहे हैं, खासतौर पर ऐसे केसेस में,
उनमें भी एक पारदर्शिता बरती जाए, ताकि जो गार्डियन हैं उनको भी तो कोई गार्ड करने वाला रहे, जो पुलिस है उसको भी तो कोई पुलिसिंग करने वाला रहे। तो अंत में संपादकीय कहता है कि हर बार जब भी इस तरह का कोई मसला आता है तो खूब हाहाकार मचता है, लोग पूछते हैं कि ये कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, दुख जताते हैं। वो संपादकीय कहता है ना तो दुख से कुछ होगा, ना हाहाकार से कुछ होगा, मामला सुलझेगा ढांचागत बदलावों से। ढांचागत समस्याएं क्या हैं, ढांचागत बदलाव क्या किए जाने चाहिए, ये दोनों बातें इस संपादकीय में बता दी गई। हमें उम्मीद है जीएस पेपर 4 के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिहाज से आपको ये मुद्दा महत्वपूर्ण लगेगा। मिलते हैं कल एक नए संपादकीय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।